हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि हम इस क्लास में लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसका टोटल 101 शिफ्ट का साइंस का सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। और ये एग्जाम जो है 27 नवंबर 2025 को हुआ था और ये हमारा शिफ्ट नंबर 3 है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा संतृप्त है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में जो है कौन सा संतृप्त है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एक चीज आप ध्यान देंगे, जो हाइड्रोकार्बन होता है या कार्बनिक यौगिक को ही कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है यह जो है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तो दो प्रकार का। एक को कहते हैं संतृप्त और दूसरा को कहते हैं असंतृप्त। एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त। और आपको याद रखना है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जो कार्बन और कार्बन जो परमाणु होता है उसके बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह दो प्रकार के होता है। एक में होगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एक में होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देखिए इसे कहते क्या है, तो ये जो संतृप्त है जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्केन। और इसे कहते हैं डबल बॉन्ड वाले को एल्किन। इसको कह देंगे एल्किन। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है एल्काइन। ये हो गया आपका एल्काइन। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिएगा जो एल्केन लिखा है नाम के अंत में क्या आ रहा है, तो नाम के अंत में आ रहा है एन, तब हो रहा है यहाँ पे एल्केन। और एल्किन के नाम के अंत में क्या आता है, तो ये आता है इन। और एल्काइन के नाम के अंत में क्या आता है? आइन। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। पूछा है कि कौन सा क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या कार्बनिक यौगिक है। तो संतृप्त होने के लिए क्या चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जिसे कहते हैं एल्केन। और नाम के अंत में क्या होगा? एन होगा। आप देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या ब्रोमो प्रोपेन, क्या नाम के अंत में एन है, तो यहाँ पे एन है, तो आपका उत्तर यही होगा। यही क्या है? यही है संतृप्त यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करेंगे टू ब्रोमोप्रोपिन का, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ गया, तो ये तो इन आ गया है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया एल्किन वाला। ये हो गया प्रोपाइन यानी कि नाम के अंत में आइन, यानी कि ये हो गया है एल्काइन वाला, यानी कि असंतृप्त है। और ये प्रोपिन लास्ट में आया इन, ये भी क्या है? असंतृप्त। यानी कि ये तीनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है? नाम के अंत में आया है एन, तो ये है क्या? तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रिजु श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है, तो रिजु श्रृंखला का मतलब होता है बिना शाखित वाला, यानी कि बिना शाखित श्रृंखला। यहाँ पे होगा बिना शाखित श्रृंखला। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अगर आप इसका स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आप कार्बन चार को एक ही लाइन में लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जहां जहां जगह आपको खाली दिखाए वहां क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन को हम बैठा देंगे। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, क्या आपको ये शाखित वाला दिख रहा है? कहीं ना कहीं शाखा निकला है क्या? नहीं। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये शाखा इसमें नहीं निकला हुआ, इसका मतलब ये क्या है? तो यह है रिजु श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितना भी दिया गया सभी क्या होगा? सभी होगा शाखित श्रृंखला वाला, यानी कि कार्बन कार्बन तो सीधा चेन के रूप में जुड़ेगा ही, लेकिन उसमें ब्रांच भी निकल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। इसे ही कहते हैं शाखित वाला। अगला प्रश्न आगे निम्नलिखित में से किसमें अधिक अम्लीयता होती है। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किसमें होता हुआ आपसे पूछा गया है। तो जब भी हम अम्लीयता या क्षारीयता को देखते हैं तो हम उसके पीएच वैल्यू से ही देख पाते हैं कि उसका पीएच मान कितना है। तो जल का जो पीएच मान होता है वह होता है लगभग 7 होता है। और सिरका का पीएच मान लगभग 3 के आसपास होता है। और नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। और दूध का पीएच मान होता है 6.5। तो आप देखिए यहाँ पे
कि सबसे कम पीएच मान किसका है, तो आप कहेंगे नींबू के रस का। तो जितना सबसे कम पीएच मान अगर नींबू का है, इसलिए यह क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय होगा। यानी जितना पीएच मान कम उतना अधिक अम्लीय होता है, पीएच मान ज्यादा तो वह धीरे धीरे करके क्षारीय हो जाता है। अगला प्रश्न, आगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है, तो चार ऑप्शन दिया गया और आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे तेजी से विसरण को दर्शाएगा, ये आपसे पूछा गया है। पहली बात, ये विसरण क्या होता है दोस्तों, विसरण होता है अगर एक पदार्थ है और पदार्थ हम जानते हैं कि कणों से मिलकर के बना होता है, और ये दूसरा पदार्थ है, यह है दूसरा पदार्थ है, और ये एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ में क्या होगा, तो एक पदार्थ का कण जो है दूसरे पदार्थ में जाकर के घुल जाएगा, हम इसे ही कहते हैं विसरण। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पहला ऑप्शन है गैस में गैस का, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों आपका उत्तर ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस में क्या होगा, बहाव का गुण पाया जाता है। इसका जो कण होता है गैस का कण, उसके अंदर अंतरा अणुक बल क्या होता है, काफी कम होता है। इसलिए क्या होगा, गैस में बहने की अगर आप गैस को निकाल देंगे तो यहाँ से तुरंत कहीं और चला जाता है। तो अगर जैसे हम बात करेंगे, अगर अगरबत्ती को जलाते हैं, अगर आप अगरबत्ती से 20 फीट भी दूर चले जाते हैं, तो अगरबत्ती जलाने के बाद 2-4 सेकंड होते होते आपके नाकों तक अगरबत्ती की खुशबू पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, तो अगरबत्ती क्या है, गैसीय, वो जला है तो वो गैसीय रूप में हो गया है, और वायुमंडल में भी क्या होता है, गैस होता है। तो अगरबत्ती के गैस का जो कण है वायुमंडल में घुल करके आपके तक पहुंच गया, इसे हम कहते हैं विसरण। और सबसे अधिक जो विसरण होता है तेजी से जो होगा, वह गैस और गैस में ही होता है। इसलिए आपका उत्तर ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे शक्ति के लिए, तो शक्ति बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। ऊर्जा बटे समय क्या होता है, ऊर्जा बटे समय, ये होता है शक्ति के लिए फॉर्मूला। लेकिन आपसे देखिए ऊर्जा बराबर यहाँ पे पूछा गया है, तो ऊर्जा बराबर इसके नीचे कुछ न तो एक हो जाएगा, तो कोना कोनी अगर हम गुना कर दें, ये होगा ऊर्जा बराबर निकल करके आएगा शक्ति, शक्ति गुना समय, क्या आएगा या नहीं, तो यही आएगा। तो वही आपसे पूछा है कि ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच में क्या संबंध है, तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय, तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि डैश। अब यहाँ पे पूछा गया, जब गोली को बंदूक को चलाई जाती है तो गोली क्या होगा, आगे की तरफ तो बढ़ती है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब बोला गया क्यों बढ़ती है, तो आप ऑप्शन को अगर देखेंगे तो बैरल कोई बल नहीं लगाता, ये तो नहीं है। बोला गया गुरुत्वाकर्षण, इसे गोली में जो है गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। आगे है, वायु प्रतिरोध आगे की ओर कार्य करता नहीं, ऐसा नहीं कि वायु की गति के कारण ही जाएगा गोली आगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे देखेंगे तो बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया, यानी कि बंदूक जो पीछे की ओर, अगर आप गोली को फायर करेंगे बंदूक से, तो बंदूक क्या होगा, पीछे की ओर आपको धक्का लगाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, उसे कहते हैं प्रतिक्षेप। तो बंदूक की जो प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करता है। ऑप्शन के अनुसार आप इस आंसर को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे 100% ये क्वेश्चन की व्याख्या कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना होगा। अच्छा, ये जो गोली है, गोली और जो आगे बढ़ता है बंदूक से निकल करके, वह कौन से नियम पर काम करता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन के तृतीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय तृतीय गति नियम पर जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन आगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये लोहा है और लोहा को आपको जंग से बचाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो विद्युत लेपन के द्वारा इसके ऊपर जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। और जिंक की परत को चढ़ाने के बाद क्या होगा, तो बाहरी जो भी अम्ल हो, नमी हो या ऑक्सीजन हो, हवा हो, पानी हो, जिसके भी संपर्क में आएगा, तो ये जिंक संपर्क में आएगा, डायरेक्ट ये लोहा संपर्क में नहीं आएगा। इसलिए इस लोहा पे क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। तो जंग नहीं लगने के लिए लोहा के ऊपर जो हम जिंक की जो परत को चढ़ा देते हैं ना, उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे, तो गैल्वेनीकरण, या तो इससे जफ्तीकरण भी कहते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से आपका उत्तर जो होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
आगे है, सामान्यतः है किसे पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होता है। ये जो पोषी स्तर होता है सबसे कम जो जीवों की संख्या होता है वह किस पे होगा, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, तो तृतीय उपभोक्ता आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। क्यों होगा ये, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए प्रथम उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय है, यहाँ पे ये तृतीय है। उसके बाद देखिएगा कि जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी ऊर्जा का स्तर क्या है, घट रहा है। और ऊर्जा का स्तर को घटना मतलब जीवों का जो संख्या है उसमें कमी को दर्शाता है। इसलिए ऊर्जा का स्तर कम है, इसलिए क्या होगा, जीवों की संख्या, क्या ऊर्जा का स्तर क्या होगा, कम है, तो जीवों की संख्या भी कम होगा। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे जो है बी नंबर सही हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जो है यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है। तो कौन सा मानव रोग है जो कि यौन क्रिया के दौरान क्या होगा, तो संचारित होता है। तो मधुमेह होता है क्या, नहीं होता है। कैंसर भी नहीं होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण ये भी नहीं होता। तो ये होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये क्या होता है, ये होता है क्या, एड्स। ये क्या होगा, ये होता है एड्स को ही हम ये कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। तो आपका उत्तर क्या होगा, एड्स सही होगा, क्योंकि एड्स जो है यौन क्रिया के द्वारा ये संचारित होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन आगे है, 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप क्या करिए, पहले लिखिए कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आवेश यानी कि Q बराबर दिया गया है 5 कूलाम, और V यानी कि विभवांतर दिया गया यहाँ पे 15 वोल्ट, और पूछा कि आपसे कार्य क्या होगा, W बराबर वाट। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला, कार्य बराबर होता है फॉर्मूला Q बटे V, यानी कि आवेश बटे विभवांतर। तो यहाँ पे Q का मान क्या है, Q का मान है 5 और V क्या है 15, तो 15 गुना 5 हो जाता है 75। तो कार्य बराबर 75 होगा, लेकिन कार्य का 75 हो जाएगा यहाँ पे, और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है जूल। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही होगा, 75 जूल। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है। यानी कि बताया गया आपसे, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा पादप होगा, पौधा होगा जो कि पर्ण के कोरों पर यानी पर्ण का मतलब देखिए दोस्तों ये होता है, ये जो आपको पत्ती दिख रहा है और ये सब जो आपको दिख रहा है इसे ही कहते हैं पर्ण। ये सब जो ये क्या है, ये पर्ण है। तो पर्ण के कोर पर जो है मुकुलन के द्वारा क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है और नया जीव का जन्म करता है। तो ये देखिएगा आप यहाँ पे, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये है ब्रायोफाइलम या तो ब्रायोफिलम है ये। और यहाँ पे देखिए एक पत्ती का जो कोर है, पर्ण जो है यहाँ पे पर्ण, पर्ण से एक नया जीव का उत्पन्न हो रहा है क्या, हाँ नया जीव उत्पन्न हो रहा है, और ये क्या होगा कुछ टाइम में इससे अलग हो जाएगा और एक नया जीव को उत्पन्न कर देगा। इसलिए यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर जो है ब्रायोफिलम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे यहाँ पे कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी से किस सूत्र से संबंधित, यानी कि आपको बस आपसे पूछा है फॉर्मूला कि आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होता है, तो वह पूछा है, लेकिन किसके लिए पूछा है, तो लेंस के लिए पूछा है। तो लेंस के लिए m बराबर होता है v बटे u, आपको याद रखना है। ये किसके लिए होगा, तो लेंस के लिए होगा। इसलिए जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अगर लेंस की जगह आपको दर्पण दे देता तब क्या होता, तब ये होता माइनस भी बटे यू। आपको ये भी याद रखना है। तो लेंस के लिए आवर्धन क्या होगा, भी बटे यू, और दर्पण के लिए होता है माइनस भी बटे यू। अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होता है। आपको भी पता होना चाहिए कि द्रव का जो आयतन होता है वह तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए कि ये एक गिलास है और इस गिलास में आप एक गिलास पानी लेकर के आए हैं। तो अभी यहाँ पे जो एक गिलास पानी, मान लीजिए यहाँ पे एक गिलास पानी है और इस एक गिलास पानी मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि 500 ग्राम है। कितना है, तो 500 ग्राम है। अगर इस पानी को आप एक कटोरी लेकर के आएंगे और इस कटोरी में इस पानी को क्या करेंगे, उधेल देंगे, यानी कि उझल देंगे आप। तो आप बताएंगे हमको क्या ये 500 ग्राम जो पानी था अब क्या ये
500 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो 500 ग्राम ही रहेगा जल की मात्रा। तो क्या इसका आयतन चेंज हुआ क्या? आयतन आयतन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन आकृति चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब गिलास में पानी था, तो गिलास में जब पानी था तो गिलास के आकार का था, कटोरी में डाल दिए तो कटोरी के आकार का ये हो गया है। अब यहाँ से आप ऑप्शन को पढ़ें। बोला गया एक स्पंज को संपीड़न करने पर इसकी आकृति बदल जाती है, तो ये नहीं होगा। देखिए आपसे पूछा क्या सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है कि द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित, लेकिन उसकी आकृति अनिश्चित होता है। यही लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में कि जल जो है अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। इसलिए आपका उत्तर जो है यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? तो गैस का जो एक अभिलक्षण है वह आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ना ही कोई निश्चित आयतन होता है गैस का। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? यानी दोस्तों हमारे कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है, एक अंग ऐसा है जो क्या करता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या करके ऑक्सीजन को बर्न करके जला करके ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और ये जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है वह जो है एटीपी के रूप में एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा को उत्पन्न करता है। यहाँ देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में जो है एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? यह जो है सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ पे क्या होगा ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में, और इसका बनावट कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें क्या होगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों यह है माइटोकॉन्ड्रिया, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसका बनावट इतना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है काफी बढ़ गया है ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए, एटीपी को बनाने के लिए। यहाँ से आपका उत्तर जो है माइटोकॉन्ड्रिया सही होगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, क्यों? हम लोग को पता है कि चंद्रमा पर अगर बात करेंगे तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जो वजन होता है उससे क्या होगा, चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन 1/6 क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का वजन यहाँ पे पृथ्वी पर है 60, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो वहां हो जाएगा 60 का 1/6, चंद्रमा पर हो जाएगा टोटल 10। उसका वजन 60 था, अब क्या हो गया 10 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चंद्रमा पर क्या है गुरुत्व त्वरण कम है, यानी कि जी का मान जो है पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पर कम है, और कितना है तो पृथ्वी का 1/6 भाग है चंद्रमा पर। आपका उत्तर यहाँ पे जो है डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, एम केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से एच मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए दोस्तों क्या है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पे रखा गया है कोई पिंड को, और बोला गया इस पिंड का जो द्रव्यमान है वह क्या है, एम केजी है। क्या है? एम केजी है। और बोला गया कि सतह से लेकर के इस जो ये जो पिंड है इसका जो ऊंचाई है वह क्या है, एच मीटर है। ऊंचाई क्या है, एच मीटर है। तो बोला गया आपसे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होगा, अच्छा आप बताएंगे अगर ये ऊपर इसको उठाया गया इस वस्तु को, क्या यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा? तो आप कहेंगे हाँ जी तो काम करेगा। जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, यहाँ पे काम करेगा। तो आपसे पूछा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच, मतलब क्या, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। तो आपका उत्तर यहाँ पे एम जी एच सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर जाते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन बड़े अणु नहीं गुजर सकते? देखिए दोस्तों अगर ये कोशिका है और कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और दोस्तों ये जो कोशिका झिल्ली होता है उसे क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, या तो इसे कहते हैं चयनात्मक झिल्ली। क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली। अब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है अपने में से कोई भी पदार्थ को बाहर या तो अंदर, कोई पदार्थ को अंदर
आना या किसी पदार्थ को यहाँ से बाहर निकलना, वो क्या होगा, यहाँ से कोशिका झिल्ली से होता है। लेकिन सभी का सभी पदार्थ अंदर नहीं आता है और सभी पदार्थ बाहर नहीं जाता है। वो चयन करके जिस पदार्थ की जरूरत है और जो पदार्थ का कण छोटा है उसको अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है, बाकी किसी को नहीं। इसलिए आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा यह है कि कोशिका झिल्ली जो होता है चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगम्य होता है, यानी चयन करके भेजा जाता है कौन कौन बाहर जाएगा या कौन अंदर आएगा, चयन करके। सभी पदार्थ बाहर या अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का कारण क्या है? दोस्तों, अगर हम ध्वनि तरंग को दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे करके ध्वनि तरंग जो है ऐसे करके यहाँ पे ध्वनि तरंग ऐसे चलता है। और यहाँ देखिएगा दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक जो आपको उठा हुआ पूरा का पूरा दिख रहा है, उसे करते हैं आयाम। उसे क्या कहेंगे? ए, यानी कि आयाम कहते हैं। ये भी आयाम है और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है? इसे भी हम कहते हैं आयाम। अब दोस्तों, अगर आप किसी मेज पर जो है आप अगर उस पे चोट करेंगे, अगर धीरे से अगर चोट करते हैं, तो ये जो आयाम होगा कुछ ऐसा होगा, धीरे, है ना, बिल्कुल छोटा आयाम। ए का मान क्या होगा? ए का मान होगा छोटा। अगर आप खूब जोर से उसको मेज को पीटते हैं, अगर बहुत ज्यादा आवाज करता है, इसका मतलब उसका आयाम क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। आपको ये बात समझ में आ गया है? तो यहाँ पे पूछा गया कारण इसका क्या होगा? मंद आवाज करता है तो आवाज मृदु, यानी कि आवाज बहुत कम आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कंपन का जो आयाम है बहुत ही छोटा है, यानी कम आवाज करता है, मंद आवाज करता है तो क्या होगा? कंपन का आयाम बहुत ही छोटा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे है, एचआईवी संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे एचआईवी जो होता है दोस्तों, वह क्या होगा? तो यौन क्रियाओं से संचरित हो सकता है, यानी कि एचआईवी का जो ट्रांसफर होता है वह यौन क्रियाओं के द्वारा संचरित होता है। इसलिए यहाँ पे ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, एकल फसल खेती की तुलना में अंतरा सस्यन यानी कि एंटर क्रॉपिंग जो होता है किस प्रकार लाभदायक है? दोस्तों, यहाँ पे आप समझेंगे एकल खेती का मतलब होता है कि आप एक खेत में क्या किए हैं, तो एक ही प्रकार के फसल को आप एक खेत में लगाए हैं, उसे कहते हैं एकल फसल खेती। लेकिन अंतरा सस्यन यानी कि इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? इसमें जो है एक ही खेत में कई प्रकार के, आप एक ही खेत में क्या करेंगे, तो कई प्रकार के फसल को यहाँ पे लगा देंगे। इसे कहते हैं इंटर क्रॉपिंग यानी कि अंतरा सस्यन। ये बात आपको समझ में आया है? लेकिन पूछा गया आपसे क्या कि इसके तुलना में, एकल खेती के तुलना में जो है अंतरा सस्यन ज्यादा लाभदायक है। क्यों होता है दोस्तों ज्यादा लाभदायक? तो क्योंकि जो है जो अलग अलग पौधे को जो है मिट्टी से अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व चाहिए, तो अलग अलग प्रकार का पौधा रहेगा तो अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व को ग्रहण कर लेगा। और अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से इस पौधे में कोई रोग हो जाता है, तो ये तो पौधा में कोई रोग हो गया, तो अगला पौधा जब रहेगा इसके नजदीक में, तो वो तो कोई और पौधा रहेगा, उसमें रोग क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए आपका उत्तर होगा यहाँ पे कि पोषक तत्वों का जो है कुशलता पूर्वक उपयोग करता है और रोगों का प्रसार को रोकता है। एक फसल से, एक पौधा से दूसरा पौधा में जो उसमें रोग का प्रसार होगा उसको भी यहाँ पे रोका जाता है अंतरा सस्यन खेती के द्वारा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे कि एक कार जो है विरामा अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरित होती है, कार का अंतिम वेग क्या है? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, आप पहले बताएंगे हमको कि कोई भी कार कहाँ से स्टार्ट होता है, तो विरामा अवस्था से, मतलब चलने के पहले क्या ये विराम में था? तो अगर विराम में था तो उसका प्रारंभिक वेग यानी कि u क्या होगा? तो u बराबर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वो विराम में था तो वेग क्या होगा? तो 0 होगा। लेकिन समय क्या है? 5 सेकंड तक, तो t बराबर यहाँ पे आपको दिया गया है 5 सेकंड। और बोला गया त्वरित होता है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, त्वरण यानी कि a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा अंतिम वेग क्या है, तो अंतिम वेग यानी कि v क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो अब यहाँ पे अब दोस्तों देखेंगे क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम से, तो वहाँ फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। इस पे आप बैठाएंगे तो v बराबर होगा, u का मान क्या है? तो u का मान है 0 प्लस a का मान है यहाँ पे 5, और t का मान क्या है? a का मान है 2, और यहाँ पे t का मान है 5, a का मान क्या है? 2 हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10, v बराबर 10
यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए आपका उत्तर जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आगे है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेपित होता है। दोस्तों यहाँ पे चूने का पानी है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है चूने का पानी, और इसके ऊपर से क्या किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। तो ये जो बनाएगा नया प्रोडक्ट वह बनाएगा CaCO3 प्लस क्या होगा H2O जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, तो बोला गया है कि प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेपित होता है। तो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट या यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट या तो कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट क्या यहाँ पे होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या अवक्षेपित होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे है, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उसमें जो है स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इस आधार पर उसके कार्य हैं। देखिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह एक विशेष कोशिकांग है जिसमें क्या होगा स्वयं का डीएनए भी होता है और इसमें स्वयं का राइबोसोम भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम जो होता है इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या काम है तो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना, या तो आप इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहेंगे राइबोसोम को। ये बात आपको समझ में आ गया है। अब देखिए कि उसका कार्य जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बोला गया इस आधार पर उसके कार्य क्या है, तो कोशिका में स्वयं विचरण करना नहीं, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है स्वयं का जब स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है तो राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन को बनाना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है तो क्या वो अपने लिए प्रोटीन नहीं बनाएगा? जी हाँ, बनाएगा। इसलिए इसका कार्य जो होगा अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आगे है, एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी प्लस का 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, देखिए क्या है, तो एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये क्या होगा, उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ, और यहाँ पे इसको कह देते हैं एफ, और मान लीजिए इसको कहते हैं हम सी। तो बोला गया इसका जो सी है वक्रता के बोला गया ध्रुव, ये होता है आपका पोल। पोल और सी के बीच का दूरी कितना है तो प्लस का 40 सेंटीमीटर, और पोल और ध्रुव के जो पोल और यहाँ पे वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होता है उसे कहते हैं आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर क्या है प्लस का 40 सेंटीमीटर है, लेकिन आपसे पूछा है यहाँ पे फोकस और यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी, ये दूरी आपसे पूछा गया है, यानी कि फोकस दूरी आपसे पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फोकस दूरी क्या होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर होता है r/2। तो आर तो प्लस का 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लिखा गया है, आप इसे 40 कर लेंगे, यहाँ पे है 40 है। तो यहाँ पे r/2 होगा, तो यानी कि 40 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा। तो f बराबर क्या होता है प्लस का 20 सेंटीमीटर। वैसे आपको याद रखना है कि वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस दूरी, तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा तो प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।